You may start now. Okay, good evening everyone. Today's topic is bronchiectasis. ब्रोंकिएक्टाइसिस को हम कैसे समझ सकते हैं? आप इतना समझिए, देखिए मिड एयरवे है ये हमारा, एंड मिड एयरवे में क्या डेवलप होता है? मिड एयरवे में इसी तरीके से फ्लैजिला रहता है, बट इनके अंदर जो एयरवे है वो पहली चीज तो ये क्या हो जाता है? डायलेट हो जाता है। पहली चीज क्या होता है? ये डायलेट हो जाता है। एंड डायलेटेशन क्यों होता है? डायलेटेशन इसके डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल की वजह से। अभी मैं पूरा मैकेनिज्म समझाता हूँ कि पहला डेफिनेशन समझिए कि ब्रोंकिएक्टाइसिस क्या है? इरिवर्सिबल डायलेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द मिड साइज एयरवे, जो कि फिफ्थ टू नाइन्थ जनरेशन ऑफ द ब्रोंकस है। ठीक है, उसके अंदर क्या होगा? इरिवर्सिबली डायलेशन डेवलप होगा। ओके, एंड जो इसकी मैकेनिज्म है वो कैसे रहती है? एक सिंपल फंडास याद रखो। मैकेनिज्म मैकेनिज्म समझने की कोशिश करना कि यहाँ पे किसी भी तरीके का या ऑब्स्ट्रक्शंस हो, पहली चीज, या जो भी प्रोक्सिमल पोर्शन है, ये जो प्रोक्सिमल पोर्शन है, तो वहां पे क्या होगा? प्रोक्सिमल पोर्शन में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो। ओके, तो इन्फेक्शन होने से क्या डेवलप होगा? वहां पे न्यूट्रोफिल्स काउंट इंक्रीज होंगे। न्यूट्रोफिल काउंट इंक्रीज होंगे, एंड न्यूट्रोफिल्स क्या रिलीज करेंगे? इलास्टेज रिलीज करेंगे। इलास्टेज रिलीज करेंगे। ये सिंपल मैकेनिज्म बता रहा हूं मैं कि प्रोक्सिमल पोर्शन में इंफेक्शन होने से न्यूट्रोफिल काउंट बढ़ने से क्या हुआ? इलास्टेज सिक्रीट हुआ, एंड इलास्टेट अल्टीमेटली क्या करेगा? डिस्ट्रक्शन ऑफ द एयरवे वॉल। डिस्ट्रक्शन ऑफ एयरवे वॉल, जो कि मिड साइज एयरवे जो हमने बात की थी, वहां पे डिस्ट्रक्शन करेगा। एंड डिस्ट्रक्शन से क्या होगा? अल्टीमेटली उसकी इलास्टिसिटी चले जाने से डायलेशन, डायलिटेशन ऑफ द एयरवे, एयरवे। एंड इस एयरवे के साथ साथ में क्या डेवलप होगा? इसके साथ में ये क्या चीज जुड़ी हुई है? ये जो मैंने छोटा छोटा बनाया है, ये सीलियास है। तो सीलियरी डिसफंक्शन डेवलप होंगे। सीलियरी डिसफंक्शन, डिसफंक्शन, सीलियरी डिसफंक्शन। तो हमारे को ब्रोंकिएक्टाइसिस में दो ही चीजें हमारे को पता होनी चाहिए कि क्या चीज होती है? डायलिटेशंस। और डायलिटेशंस कैसा है? इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल डायलिटेशन ऑफ द एयरवे एंड सीलियरी डिसफंक्शंस। ओके, एंड ये सारी चीजें क्यों डेवलप होती हैं? कॉजेस देखिए, रिस्क फैक्टर ऑफ द सीलियरी डिसफंक्शंस क्यों होंगे? ये जो सीलियास हैं, जो कि म्यूकस को क्या करेंगे? वाइप आउट करने का काम करते हैं। तो सीलियरी डिसफंक्शंस की क्या कॉज हो सकते हैं? दो कॉज हैं। फर्स्ट वन इज कार्टी जेनर सिंड्रोम, सेकंड वन इज यंग सिंड्रोम। व्हाट इज कार्टी जेनर सिंड्रोम? कार्टी जेनर सिंड्रोम इज साइनोसाइटिस विद इनफर्टिलिटी विद साइटस इन्वर्सस, विद साइटस इन्वर्सस। एंड ये बाय नेम भी पूछे गए हैं। कार्टी जेनर सिंड्रोम में क्या क्या आता है हमारे को पता होना चाहिए। साइनोसाइटिस, इनफर्टिलिटी एंड साइटस इन्वर्सस। यंग सिंड्रोम में क्या आता है? ये इडियोपैथिक डिस्ट्रक्शन ऑफ डिस्ट्रक्टिव एंजियोस्पर्मिया है। ओके, देन नेक्स्ट, नेक्स्ट रिस्क फैक्टर में या इन्फेक्शंस की बात करें तो कौन से इन्फेक्शन है जो ब्रोंकिएक्टाइसिस डेवलप करेंगे? इन्फेक्शन के नाम पता होना चाहिए। बोर्डिडेला पर्ट्यूसिस, क्लेमाइडिया, मीजल्स, मम्स, माइकोबैक्टीरियम, टीबी। देन थर्ड वन इज इंक्रीज इलास्टेज। इंक्रीज इलास्टेज किसकी वजह से हो सकता है? अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी की वजह से डेवलप होगा। देन डिस्ट्रक्शन ऑफ द एयरवे किसकी वजह से हो सकता है? आइदर हमारा एंटीबॉडीज डेवलप हो। एंटीबॉडीज कौन सी हो सकती है? एसएलई, एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परगिलोसिस की वजह से। ओके, देन फिफ्थ पॉइंट, डायलेशन ऑफ द एयरवे। डायलेशन ऑफ द एयरवे जहां पे क्या लगता है? ट्रैक्शन फाइब्रोसिस। ये किस तरीके से होता है? ये चीज समझने की कोशिश करना कि यहाँ पे जो भी हमारा मिड एयरवे है,
यहाँ पे क्या होता है, जब फाइब्रोसिस डेवलप होता है तो इस तरीके से फाइब्रोसिस डेवलप होने से वो क्या होगा, जिस तरीके से हमारा वुंड हीलिंग होता है तो ट्रैक्शन लगता है, फाइब्रोसिस होने से क्या मैंने बताया था, ट्रैक्शन डेवलप होता है, ट्रैक्शन अपोजिट साइड में डेवलप होता है, इसको बोलते हैं हम ट्रैक्शन। और ट्रैक्शन ड्यू टू दी फाइब्रोसिस डेवलप होता है, जो कि सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड रेडिएशंस में देखने को मिलता है। ये फाइब्रोसिस क्यों डेवलप हो सकता है, या तो सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज है, फाइब्रोसिस, और रेडिएशन, रेडिएशन जिसकी वजह से फाइब्रोसिस, एंड फाइब्रोसिस की वजह से अल्टीमेटली क्या होगा, ट्रैक्शन डेवलप होगा, एंड ट्रैक्शन डेवलप होने से ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से डायलेट हो जाएंगी, इस तरीके से क्या हो जाएंगी, डायलेट। एंड हमने अल्टीमेटली ब्रोंकोस्पाइटिस में क्या बोला था, इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल डायलेशन। ओके, तो इसका ये कॉज हुआ डायलेशन। सिक्स्थ पॉइंट है हमारे पास में ऑब्स्ट्रक्शन, obstruction due to the obstruction due to the lymph node enlargement and adenomas. Second one is adenomas. Then seventh point है decrease clearance of the secretion, जिसको क्या बोलते हैं, decrease clearance of the secretion without obstruction, जहाँ पे क्या मिलेगा हमारे को, येलो नेल सिंड्रोम। एंड येलो नेल सिंड्रोम में क्या मिलता है, लिम्फेटिक हाइपोप्लेजिया, लिम्फेटिक हाइपोप्लेजिया, इसको हम बोलते हैं येलो नेल सिंड्रोम। ओके, ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में जैसे कि हमने लास्ट सेशन में भी मैंने बताया था, रेस्पिरेटरी के अंदर हमारे को सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज याद करने की है और एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि मोस्ट कॉमन सिम्टम, मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ द ब्रोंकाइटिस इज स्पुटम प्रोडक्शन। और जैसे कि अपने को पता है कि यहाँ पे मिड एयरवे में क्या हो गया था, डायलेशन एंड सीलियरी डिसफंक्शंस। तो मैंने बताया था म्यूकस वहां पे क्या होगा, पाइप आउट नहीं हो पाएगा, तो वो क्या होगा, कलेक्ट होता रहेगा मिड एयरवे में, और इसी कलेक्ट हुए को हम क्या बोलते हैं, स्पुटम प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होने लगेगा। तो स्पुटम वो कैसा होगा, दो कैरेक्टरिस्टिक होंगे, फर्स्ट वन इज लार्ज अमाउंट में होगा एंड फाउल स्मेलिंग के साथ में होगा, लार्ज अमाउंट विद फाउल स्मेलिंग। ओके, लार्ज अमाउंट विद फाउल स्मेलिंग। ओके, हिमोप्टाइसिस भी मिलेगा, एंड हिमोप्टाइसिस का सोर्स पूछा जाता है कि सोर्स ऑफ द हिमोप्टाइसिस इज ब्रोंकियल आर्टरी, इज ब्रोंकियल आर्टरी। ठीक है, साइन की बात करें तो कार्डिनल साइन याद रखना कि क्लबिंग प्रेजेंट मिलता है ब्रोंकाइटिस में। सेकंड, इंस्पेक्शन, जैसे कि मैंने बताया था सिम्टम्स के साथ साथ में, मोस्ट कॉमन सिम्टम के साथ साथ में हमारे को क्या याद रखना है, साइन कौन कौन से हैं। ओके, तो साइन में हम चार चीजें पढ़ते हैं, इंस्पेक्शन, मीडिएशनल शिफ्ट, नॉट प्रेजेंट, पैल्पेशन, वोकल फ्रेमिटस डिक्रीज मिलेगी, जैसे कि मैंने कल भी बताया था, थंब रूल क्या था, वोकल फ्रेमिटस कहाँ पे इंक्रीज मिलेगी, जहाँ पे हमारा का कहीं सॉलिड फॉर्मेशन हो रहा हो, कंसोलिडेशन प्रेजेंट हो। ठीक है, बट यहाँ पे एयर ट्रैपिंग है तो यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज होगी। परकशन, हाइपर रेजोनेंस मिलेगा, ऑस्कल्टेशन, स्क्रिप्ट्स मिलेंगी मिड इंस्पिरेशन में, ब्रोंकाई प्रेजेंट मिलती है। देन इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इन्वेस्टिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे, चेस्ट एक्सरे करेंगे, एंड चेस्ट एक्सरे में हमारे को क्या मिलेगा, डायलेटेड एयरवे, एंड डायलेटेड एयरवे के साथ में क्या चीज मिलेगी वो देखिए, ये मिड एयरवे आपको पता है डायलेटेड मिला। ठीक है, चेस्ट एक्सरे में, एंड कुछ पर्टिकुलर अपीयरेंस देखने को मिलेगी, वो कैसी होंगी, ये देखिए, लोअर पोर्शंस में, लंग के लोअर पोर्शन में इस तरीके से ट्रैक, जैसे रेलवे ट्रैक होता है ना, तो ट्रैक लाइक अपीयरेंस देखने को मिलेगी, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रैम ट्रैक, ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस, ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस देखने को मिलती है। बाय नेम पूछा जाता है ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस किस में देखने को मिलती है, तो हमारा आंसर क्या जाना चाहिए, ब्रोंकाइटिस। ओके, ब्रोंकाइटिस। सेकंड अपीयरेंस कैसी देखने को मिलेगी, यहाँ पे हमारे को राइट साइड में क्या देखने को मिलेगा, राइट साइड में हमारे को रिंग शेडोज देखने को मिलेगी,
रिंग शेडोज देखने को मिलेगी, रिंग साइड्स की शेडोज देखने को मिलेगी, और उसी को हम क्या बोलते हैं, रिंग शेडो, रिंग शेडोज। तो चेस्ट एक्सरे में रिंग शेडोज किस कौन सी डिजीज में देखने को मिलेगी, आंसर क्या जाना चाहिए, ब्रोंकाइटिस में। एंड एक चीज और देखने को मिलेगी, जैसे कि हमने बताया था सिलियरी डिस्फंक्शन में कार्टिजेनर सिंड्रोम की बात की थी, जहां पे मैंने क्या बोला था, वहां पे डेक्स्ट्रोकार्डिया मिल रहा है, तो वहां पे जो हार्ट है वो हमारे को किस तरीके से देखने को मिलेगा, इस तरीके से राइट साइड में देखने को मिलेगा, जिसको हमने क्या बोला था, या ग्रेट वेसल्स क्या होंगी, जस्ट अपोजिट साइड्स में देखने को मिल सकती है। ठीक है, जो एओर्टा है वो इस तरीके से देखने को मिलेगा हमारे को, तो ये किस में देखने को मिलेगा, चेस्ट एक्सरे में देखने को मिलेगा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, कार्टिजेनर सिंड्रोम के साथ में एसोसिएट हो सकता है। या विद प्लूरल इफ्यूजन देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा, प्लूरल इफ्यूजन इन अ चेस्ट एक्सरे। तो यहाँ पे सारी चीजें मेंशन है, डायलेटेड एयरवे, ring shadows, tramp track appearance associated with the dextrocardia in a cardiac syndrome, pleural effusion in yellow nail syndrome. Okay, आया होगा समझ में। देन कॉज ऑफ द प्रोक्सिमल एंड सेंट्रल ब्रोंकाइटिस की बात करें तो तीन चीजें याद रखनी है अपने को। फर्स्ट वन इज एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परगिलोसिस, सेकंड वन इज मोनियर-कुन सिंड्रोम। मोनियर-कुन सिंड्रोम में क्या होगा, वहां पे ट्रेकियो ब्रोंकियोमिगेली मिलेगा, एंड अगर ब्रोंकियोमलेशिया मिलता है तो वो सिंड्रोम को क्या करेंगे, विलियम कैम्पबेल सिंड्रोम, विलियम कैम्पबेल कैम्पबेल सिंड्रोम, जहाँ पे ब्रोंकोमलेशिया मिले। अगर ट्रेकियो ब्रोंकियोमिगेली मिलता है तो वो मोनियर कुन सिंड्रोम बनेगा, एंड अगर ब्रोंकियोमलेशिया है तो विलियम कैम्पबेल सिंड्रोम बनेगा। ओके, नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, IOC मींस investigation of choice for a patient with the bronchiectasis. Answer is HRCT, HR high resolution computer tomography. Okay, and PFT में क्या मिलेगा, PFT में irreversible obstructive patterns मिलेंगे। EBG एनालिसिस में क्या मिलेगा, क्रोनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, सेम जैसे कि हमने COPD में पढ़ा। ठीक है, देन कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो कॉम्प्लिकेशंस में एक कॉम्प्लिकेशन जो कि मैंने बड़ा सा लिखा है और आप भी पेपर में लिख सकते हो, अपने नोट्स में लिख सकते हो, CA lung is not a complication of the bronchiectasis. CA lung is a not a complication of the bronchiectasis. Okay, मतलब bronchiectasis की वजह से CA lung डेवलप नहीं होता है, क्योंकि ऑल एक्सेप्ट करके यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस को याद रखने से अच्छा है कि एक कॉम्प्लिकेशन याद रखो, क्योंकि लास्ट मोमेंट में रिवीजन्स में हमारे को एमसीक्यूज पता होने चाहिए कि कौन कौन से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन से हैं, आप एक रिवीजन देखते हैं, रेस्पिरेटरी फेलियर, कोर पल्मोनल हाइपोप्रोटीनीमिया, मेटास्टेटिक एब्सिस, सेकेंडरी एमाइलोइडोसिस एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम, न्यूमोथोरेक्स। ओके, एक डच हाइपोथेसिस होती है, डच हाइपोथेसिस बाय नेम से पूछी जाती है कि डच हाइपोथेसिस में से कौन सा इन्वॉल्व नहीं होता है। एक हाइपोथेसिस समझने की कोशिश करना कि वो डच हाइपोथेसिस क्या है। कि जहां पे तीन डिजीज के सिम्टम्स क्या हो रहे हैं, ओवरलैप हो रहे हैं, तो वो तीन डिजीज कौन कौन सी हैं, फर्स्ट वन इज अस्थमा, सेकंड वन इज क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड थर्ड वन इज एम्फाइसीमा। इन तीन सिम्टम्स के जो कॉमन सिम्टम्स हैं, ठीक है, तो ओवरलैपिंग फीचर्स ऑफ दिस अस्थमा, एम्फाइसीमा एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस known as a Dutch hypothesis, known as a Dutch hypothesis. ओके, इसी को हम क्या बोलते हैं, डच हाइपोथेसिस। तो डच हाइपोथेसिस में कौन कौन सी डिजीज आती हैं, बाय नेम एंड एमसीक्यूज कई बार पूछा गया है, तो अपने को डच हाइपोथेसिस के तीनों डिजीज पता होनी चाहिए, अस्थमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइसीमा। ओके, ABE से याद रखता हूं मैं। देन सीए लंग की बात कर रहे हैं तो सीए लंग के अंदर रिस्क फैक्टर्स, एंड रिस्क फैक्टर्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है कि
सीए लंग की बात करो, स्टमक कैंसर की बात करो, किसी भी कैंसर की बात करो, तो हमारे को क्वेश्चंस क्या पूछा जाता है? मोस्ट कॉमन cause of the CA lung, most common cause of CA lung and risk factor is smoking, okay. Then मैंने एक बोला था कि मोस्ट कॉमन गैस की अगर बात करें, मोस्ट कॉमन गैस की अगर बात करें, मोस्ट कॉमन एयर पॉल्यूशन की अगर बात करें, जैसे कि मैंने उस टाइम भी बोला था, मोस्ट कॉमन एयर पॉल्यूशन इज ऑलवेज सल्फर डाइऑक्साइड, बट मोस्ट कॉमन गैस की अगर बात करें तो वो होती है रेडॉन, एंड रेडॉन कहां से आती है? रेडियम, एंड रेडियम किसके डीजनरेशन से डेवलप होता है? एल्यूमिनियम के डीजनरेशन से रेडियम डेवलप होता है, रेडियम से रेडॉन गैस निकलती है, रेडॉन गैस से बहुत कॉमन चांसेस हैं सीए लंग होने का, ओके। तो एल्यूमिनियम माइनर्स जो होते हैं तो उनको सीए लंग बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आया समझ में? देन मोस्ट कॉमन, ये सारे के सारे आपके सामने बड़ा करके बताता हूं कि ये जितने के मोस्ट कॉमन है वो अपने को पता होना चाहिए कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द सीए लंग इज स्मोकिंग, मोस्ट कॉमन गैस इज रेडॉन, मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल कॉज इज विटामिन ए डेफिशिएंसी, मोस्ट कॉमन न्यूमोकोनियोसिस इज एस्बेस्टोसिस, मोस्ट कॉमन मेटल कॉज द सीए लंग, मोस्ट कॉमन मेटल इज आर्सेनिक, मोस्ट कॉमन एयर पॉल्यूशन इज सल्फर डाइऑक्साइड। तो अपने को केवल पकड़ना है कि क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है। एयर पॉल्यूशन पूछना चाह रहा है, न्यूमोथोरैक्स पूछना चाह रहा है, मेटल पूछना चाह रहा है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी कॉज पूछना चाह रहा है, मोस्ट कॉमन गैस पूछना चाह रहा है, ओके। अदर कॉजेज में ना सिलिकोसिस है, एंड अदर एक पैथोलॉजिकल टाइप्स है हमारे पास में। पैथोलॉजिकल टाइप में कौन कौन से हैं? 4 टाइप के मोस्ट कॉमन सीए कैंसर्स हैं। कौन कौन से? स्क्वेमस सेल, स्मॉल सेल एंड एडिनोकार्सिनोमा एंड लार्ज सेल, ओके। तो साइट, squamous cell and small cell are the centrally, adenocarcinoma and large cell are the peripheral lesions। यहाँ पे क्या मिलेगा? कोलैप्स एंड कैविटी। स्मॉल में भी सेम कोलैप्स मिलेगा, एंड एडिनोकार्सिनोमा में क्या मिलेगा? प्लूरल इफ्यूजन, ओके, कंसोलिडेशंस। एंड लार्ज में क्या मिलेगा हमारे को? लार्ज में भी हमारे को कैविटी विद प्लूरल इफ्यूजन्स मिलेगा, ओके। देन ये सारी चीजें याद रहे या ना रहे, हमारे को याद क्या होना चाहिए? जो एपिडेमियोलॉजी है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ सीए लंग हो या कौन सा भी कांसिलोमा हो, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्ट कॉमन कॉज, मोस्ट कॉमन साइट, मोस्ट कॉमन एपिडेमियोलॉजी, है ना। तो जैसे कि मैंने जब इसोफेजियल कार्सिनोमा बताया था तब मैंने बताया था मोस्ट कॉमन कौन से पार्ट का इसोफेगस, लोअर थर्ड का कौन सा मोस्ट कॉमनली इन इंडिया है या मिडल वाला इंडिया में है, तो इसका कंफ्यूज नहीं हो इसके लिए मैंने ट्रिक भी बताया था, है ना। तो इसी तरीके से अब बात करते हैं सीए लंग की। तो स्क्वेमस सेल इज द मोस्ट कॉमन इन इंडिया। अगर क्वेश्चन आता है मोस्ट कॉमन सीए लंग इन इंडिया, तो आंसर इज स्क्वेमस सेल, ओके। मोस्ट कॉमन वर्ल्ड वाइड, मोस्ट कॉमन सीए लंग इन वर्ल्ड वाइड, तो आंसर क्या जाएगा? एडिनोकार्सिनोमा, ओके। मोस्ट कॉमनली स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड विद स्मोकिंग, तो स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड विद स्मोकिंग अगर आता है तो आंसर क्या जाएगा? स्क्वेमस सेल, ओके। एंड अगर आता है with most commonly associated with the hypercalcemia, most commonly associated with the hypercalcemia, तो भी आंसर क्या जाएगा? स्क्वेमस। तो एक साथ लिखा है मोस्ट कॉमन इन इंडिया, most strongly associated with the smoking, most commonly associated with the hypercalcemia। स्मॉल सेल का एक सिंपल फंडा याद रखो, जो सबसे छोटा, जो सबसे ज्यादा खोटा। खोटा मीन्स कि वो सबसे ज्यादा मिस्चीवियस होता है, मैक्सिमम मेटास्टेसिस होता है। तो इस फंडे से याद रहेगा कि स्मॉल सेल सीए लंग इज मैक्सिममली मेटास्टेसिस एंड मैक्सिममली पैरानियोप्लास्टिक डेवलप करता है, ओके। देन मोस्ट कॉमन वर्ल्ड वाइड मैंने बताया था जैसे एडिनोकार्सिनोमा, एंड मोस्ट कॉमन एसोसिएटेड विद द एस्बेस्टोसिस, ओके। मोस्ट कॉमनली सीन इन द एस्बेस्टोसिस, फीमेल, नॉन स्मोकर, यंग, ये सारे फीचर्स मिलेंगे किसमें? एडिनोकार्सिनोमास के अंदर, ठीक है।
ये अपने को बेसिक फंडा पता होना चाहिए, जिसके लिए ये चार्ट इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, ओके। बेस्ट प्रोग्नोसिस, बेस्ट प्रोग्नोसिस अगर बोले तो किसका रहेगा बेस्ट प्रोग्नोसिस? वो रहता है ब्रोंको एल्वोलरी कार्सिनोमा का। अब आप कहेंगे कि अभी तक आपने तो 4 ही बताए थे, बट ये एडिनो कार्सिनोमा का सब टाइप है। कौन सा? ब्रोंको एल्वोलरी कार्सिनोमा। ब्रोंको एल्वोलरी कार्सिनोमा इज a subtype of the adenocarcinoma of the CA lung, and okay, then वर्स्ट प्रोग्नोसिस किसका है? जैसे कि मैंने बोला था, सबसे छोटा सबसे खोटा, स्मॉल सेल कार्सिनोमा, स्मॉल सेल कार्सिनोमा। ओके, क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो मोस्ट कॉमन सिम्टम याद रखना, एंड यहीं से हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है। मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ दी सीए लंग, हम करते हैं हेमोप्टाइसिस, बट आंसर क्या होगा? कफ। आंसर क्या जाएगा? कफ। वापस से रिपीट कर रहा हूं, मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ द सीए लंग इज कफ, then second most common is hemoptysis, then hoarseness of voice. ओके, साइन के अंदर एक चार्ट बना रखा है मैंने, जहां पे मैंने डिफरेंशिएट कर रखा है प्लूरल इफ्यूजन को, कंप्लीट कोलैप्स को, इनकम्प्लीट कोलैप्स को, एंड विद कैविटी को। ठीक है, तो ये साइन अपने को याद रखने, जैसे कि मैंने इंस्पेक्शन में बोला था, मीडियस्टेनम देखेंगे, पैल्पेशन में वोकल फेमिटस, परकशन में नोड देखेंगे, ऑस्कल्टेशन में ब्रीथिंग साउंड्स देखेंगे। ओके, तो प्लूरल इफ्यूजन में क्या देखने को मिलेगा? मीडियस्टेनल अवे फ्रॉम द लीजंस। प्लूरल इफ्यूजन में पैल्पिटेशंस, वोकल फेमिटस डिक्रीज, परकशन स्टोनी डल, एंड ऑस्कल्टेशंस में ब्रीथिंग साउंड डिक्रीज। कंप्लीट कोलैप्स में क्या मिलेगा हमारे को? टुवर्ड्स द लीजन मीडियस्टेनल शिफ्ट होगा, एंड पैल्पिटेशन डिक्रीज, परकशन डल, एंड ऑस्कल्टेशन डिक्रीज। ओके, इनकम्प्लीट के अंदर सेम रहेगा लगभग, टुवर्ड्स द लीजन पैल्पिटेशंस में इंक्रीज, वोकल फेमिटस इंक्रीज। ओके, परकशन सेम, डल मिलेगा, और ब्रीथिंग साउंड्स प्रेजेंट मिलेगी। कैविटी, कैविटी में नो शिफ्ट, कैविटी फॉर्मेशन हुआ है, इसीलिए इंक्रीज वोकल फेमिटस, हाइपर रेजोनेंस मिलेगा, और एंड ब्रीथिंग साउंड्स प्रेजेंट मिलती है। ओके, ये एक चार्ट से अपने को पूरे 4 डिजीज के डायग्नोसिस को डिफरेंशिएट करने में हेल्प मिलती है। पेनकोस ट्यूमर से कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो एक डायग्राम में समझाने की कोशिश करता हूं। ओके, पेनकोस ट्यूमर किस तरीके से डेवलप होता है? ये मेरा लंग है, ये मेरा लंग है। ओके, लंग में जो एपेक्स पोर्शन है, ये वाला एपेक्स पोर्शन है, आपको भी पता है, ये जो एपेक्स पोर्शन है, इसके जस्ट पोस्टीरियरली ट्यूमर डेवलप होता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सुपीरियर सर्कस ट्यूमर बोलते हैं, क्योंकि ये किसके फ्रंट में बनता है? हमारी यहाँ पे हमारी T1, एंड यहाँ पे हमारा है C8, यहाँ पे हमारा C8। तो आपको भी पता है ये हमारी क्या है? सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन्स है, एंड ये अपर लिम्ब में जा रही है, एंड इसी तरीके से ब्रेन की तरफ। ओके, तो ये जो प्रेशर क्रिएट करेंगी, तो ये अल्टीमेटली प्रेशर की वजह से सिम्टम्स डेवलप होते हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? पेनकोस ट्यूमर, पेनकोस ट्यूमर या सुपीरियर सर्कस ट्यूमर, सुपीरियर सर्कस ट्यूमर। ओके, और ये इसका डायग्नोसिस किसके बेसिस पे होता है? ओनली एंड ओनली इन द बेसिस ऑफ द एनाटॉमिकल पोजीशन, एनाटॉमिकल पोजीशन के बेसिस पे इसका डायग्नोसिस बनता है, इसीलिए इसको एनाटॉमिकल पोजीशन की वाइज ही इसको क्या बोलते हैं हम? सुपीरियर सर्कस ट्यूमर। ठीक है, जो कि क्या करेगा? जैसे कि आपको पता है, रूट वैल्यू पता होनी चाहिए। अल्नर नर्व की रूट वैल्यू क्या है? सेम C8 एंड T1। तो क्या करेगा ये? पेन एंड पैरालिसिस डेवलप करेगा अल्नर नर्व के कोर्स पे। ठीक है, एंड हैंड मसल्स की एट्रोफी करेगा, बिकॉज C8 इन्वॉल्व है। ठीक है, क्योंकि C8 किसको सप्लाई करती है? इंट्रिंसिक मसल्स को, इंट्रिंसिक मसल्स को ये सप्लाई करती है, तो अल्टीमेटली क्या करेगा? एट्रोफी ऑफ द इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द हैंड। ओके, और देन हॉर्नर सिंड्रोम डेवलप होगा,
देन हॉर्नर सिंड्रोम, जो भी मैं यहाँ बोल रहा हूँ यहाँ पे। देन क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है मोस्ट कॉमन टाइप लीड टू द पेनकोस ट्यूमर, आंसर इज मोस्ट कॉमन टाइप लीड टू द पेनकोस ट्यूमर, आंसर इज स्क्वेमस सेल। अपने को इतना सा याद रखना है, ठीक है। देन सुपीरियर वेना केवा के साथ में सुपीरियर वेना केवा ऑब्स्ट्रक्शंस, तो सुपीरियर वेना केवा अगर ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो ऑब्स्ट्रक्शन बाय द सुपीरियर मीडियस्टेनल लिम्फ नोड की वजह से सुपीरियर वेना केवा ऑब्स्ट्रक्ट होगी, ठीक है। देन एक है मोस्ट कॉमन, एक ये जो क्वेश्चन है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन टाइप कॉज द सुपीरियर वेना केवा ऑब्स्ट्रक्शन इज स्मॉल सेल कार्सिनोमा, ओके। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। मोस्ट कॉमन टाइप causes the superior vena cava obstruction is small cell carcinoma, ओके। अब सीए लंग का मेटास्टेसिस मोस्ट कॉमनली कौन से पोर्शन में होता है वो अपने को पता होना चाहिए, एंड आंसर इज ब्रेन। मोस्ट कॉमनली मतलब 50%, आप देख रहे हो, मतलब 50% ब्रेन, देन सेकंड नंबर लिवर, देन एड्रिनल, देन बोन, ठीक है। अगर ब्रेन में है तो मैनिफेस्टेशन स्ट्रोक आएगा, लिवर में है तो एब्डोमिनल पेन आएगा, एड्रिनल में है तो एसिम्प्टोमेटिक, बोन में है तो बोनी पेन डेवलप होगा, ठीक है। देन पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम जो डेवलप होता है, जहां पे मैनिफेस्टेशंस डेवलप होंगे, आपको ये पता होना चाहिए पैरानियोप्लास्टिक में हमारे कुछ हार्मोन्स भी रहेंगे और कुछ इम्यूनोलॉजी इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी रहेंगे। प्लीज म्यूट योरसेल्फ, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, ओके। तो हार्मोन की अगर बात करें तो ये चार्ट अपने को पता होना चाहिए, बस एक चार्ट में सारी चीजें आ रखी है। हार्मोन की अगर बात करें एसीटीएच, एसीटीएच में मैनिफेस्टेशन हमारे आएंगे कुशिंग सिंड्रोम, जहाँ पे हमारे को हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से इंक्रीज ईसीएफ वॉल्यूम विद जहाँ पे एट्रिया स्ट्रेच होगा, क्योंकि ईसीएफ हमारा वॉल्यूम जब पे इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, एट्रिया स्ट्रेच होने की वजह से हमारे को क्या हार्ट के हार्मोन्स एट्रियल नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड्स, एट्रियल नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड्स इंक्रीज मिलेंगे, ठीक है। हार्ट से कौन से हार्मोन निकलते हैं पता होते होंगे आपको, ठीक है। और ये कौन से टाइप में देखने को मिलता है, स्मॉल सेल टाइप में, ठीक है। ईडीएच, ये एडीजी नहीं है, ये एडीएच है, एडीएच, and ADH से symptom of the inappropriate synthesis of the ADH, SIDA जिसको बोलते हैं, ओके। symptom of the inappropriate ADH, जहाँ पे डिक्रीज सोडियम सिंथेसिस रहेगा, देन वो किस में देखने को मिलेगा हमारे को, स्मॉल सेल। पीटीएच रिलेटेड पेप्टाइड्स, पीटीएच रिलेटेड पेप्टाइड्स जहाँ पे क्या देखने को मिलेगा मैनिफेस्टेशन, कैल्शियम इंक्रीज मिलेगा, कैल्शियम इंक्रीज विद, या अगर कैल्शियम इंक्रीज हो जाएगा तो वो क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक देगा, एंड पीटीएच क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली डिक्रीज हो जाएगा, पैराथार्मोन डिक्रीज हो जाएगा। तो एक ही हार्मोन है, ध्यान से सुनना, एक ही हार्मोन है सीए लंग के अंदर जो कि डिक्रीज होता है, और वो कौन सा हार्मोन है, पैराथार्मोन है, वो कौन सा हार्मोन है, और यही एमसीक्यू बनता है पूरे चार्ट के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है हार्मोन डिक्रीज इन दी सीए लंग इज पैराथार्मोन, आंसर गलत नहीं होना चाहिए अब आपका, ठीक है। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में ये देखने को मिलेगा, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स, ओके, जहां पे क्लबिंग देखने को मिलेगी, एंड फोर्थ ग्रेड की क्लबिंग देखने को मिलती है यहाँ पे, एंड फोर्थ ग्रेड की जो क्लबिंग देखने को मिलती है इसी को हम क्या बोलते हैं, HOAP, एंड HOAP की फुल फॉर्म क्या है, हाइपरट्रॉफिक ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी, हाइपरट्रॉफिक ऑस्टियोआर्थ्रोपैथीज, एंड किस में देखने को मिलेगी, एडिनो कार्सिनोमा में, ओके। HOAP की फुल फॉर्म क्या बताई थी, हाइपरट्रॉफिक ऑस्टियोआर्थ्रोपैथीज, ओके। प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर की वजह से, हार्मोन की वजह से देखने को मिलती है। एंड सीए लंग के अंदर अगर इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है चेस्ट एक्सरे में क्या मिलेगा हमारे को, कोलैप्स मिल सकता है, कंसोलिडेशन, प्लूरल इफ्यूजन, कैविटी फॉर्मेशन,
rib erosions, and rib erosion are the in rib erosion is the specific finding for the CA lung. Then sputum examination, एक sputum examination से कोई हेल्प नहीं मिलेगी हमारे को CA lung डायग्नोस करने के लिए। हमारे को मिनिमम से मिनिमम कितने स्पुटम सैंपल चाहिए? 3 to 5 सैंपल ऑफ द स्पुटम चाहिए, ठीक है, फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द CA lung। ओके, 3 to 5 स्पुटम सैंपल्स चाहिए हमारे को। जहां पे मैलिग्नेंट सेल्स अगर प्रेजेंट मिलती है 3 to 5 सैंपल्स में, तो इसकी सेंसिटिविटी कितनी है? सेंसिटिविटी है 70% एंड स्पेसिफिसिटी कितनी हो जाएगी? 100%। 100% स्पेसिफिसिटी है यहाँ पे। ओके, ब्रोंकोस्कोप एंड बायोप्सी करेंगे ब्रोंकोस्कोप करके, तो उसकी सेंसिटिविटी है 85 एंड स्पेसिफिसिटी 100%। सीटी गाइडेड बायोप्सी में सेंसिटिविटी है 80%। एमआरआई ऑफ द ब्रेन, एंड ब्रेन क्यों किया? क्योंकि मैंने बताया था मोस्ट कॉमन मेटास्टेसिस कहां पे होता है? ब्रेन के अंदर। तो हम सबसे पहले एमआरआई ब्रेन के लिए भेजेंगे अगर किसी पेशेंट को सीए लंग है तो हमारे को पता होना चाहिए कि मोस्ट कॉमनली कहां पे मेटास्टेसिस होता है। ओके, सीटी एब्डोमेन, सीटी एब्डोमेन क्यों करेंगे? फॉर द एड्रिनल और लीवर, क्योंकि हमने बताया था सेकंड मोस्ट कॉमन कहां पे है? लीवर, देन एड्रिनल। ओके, अब हम बात करेंगे पीवीडी की, पल्मोनरी वेस्कुलर डिजीज की। पल्मोनरी वेस्कुलर डिजीज में दो डिजीजेस आती हैं। फर्स्ट वन इज पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म एंड सेकंड वन इज पल्मोनरी हाइपरटेंशन। तो हम पहले बात करेंगे पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की। पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म में सबसे पहली जो चीज पूछी जाती है मोस्ट कॉमन साइट, तो मोस्ट कॉमन साइट इज डीवीटी ऑफ द लोअर लिम्ब। एंड सेकंड क्वेश्चन डेवलप होता है मोस्ट कॉमन जेनेटिक कॉज ऑफ द डीवीटी। आंसर इज फैक्टर 5 लीडर, बिकॉज ये क्या करता है? हैज बिकम द रेजिस्टेंट टू द एक्टिवेटेड प्रोटीन सी। ओके, बट मेन फंडा याद रखिए, मोस्ट कॉमन जेनेटिक कॉज ऑफ द डीवीटी अगर पूछा जाए तो आंसर क्या करना है? फैक्टर 5 लीडर। एंड अगर क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म इज डीवीटी। ओके, इसके अलावा कौन कौन से हो सकते हैं? रेनल वेन थ्रोम्बोसिस, ओवेरियन वेन थ्रोम्बोसिस, प्रोस्टेटिक वेन थ्रोम्बोसिस एंड हेपेटिक वेन थ्रोम्बोसिस। ओके, ovarian vein thrombosis and prostatic vein thrombosis are the carcinomas. Okay, and hepatic vein thrombosis is the most common hepatic vein thrombosis most common cause क्या बनेगा? most common cause is polycythemia vera। आप मेंशन कर सकते हो हेपेटिक वेन थ्रोम्बोसिस क्यों डेवलप होता है? मोस्ट कॉमन कॉज इज पॉलीसाइथीमिया वेरा। देन लेफ्ट एट्रिया थ्रोम्बस, लेफ्ट एट्रियल थ्रोम्बस जो कि किसकी वजह से डेवलप होगा? लेफ्ट एट्रिया के अंदर बाय द एएसडी, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट की वजह से। पैथोफिजियोलॉजी। ओके Dr. Nitesh, just 5 minutes left. ओके, rejoin again। ओके, पैथोफिजियोलॉजी। ओके, पैथोफिजियोलॉजी समझने के लिए हमारे को एक सिंपल डायग्राम पता होना चाहिए कि उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है। तो हम पैथोफिजियोलॉजी में देखिए ये हमारा राइट वेंट्रिकल, देन राइट वेंट्रिकल से क्या निकलता है? हमारा पल्मोनरी आर्टरी। ओके, ये हमारी पल्मोनरी आर्टरी। एंड यहाँ पे हमारा क्या है? एल्वोलाई। यहाँ पे क्या है? हमारा एल्वोलाई, जहाँ से हमारी क्या आ रही है? जितनी भी ऑक्सीजन आ रही है वहां एल्वोलाई में है। बट मान लीजिए यहाँ पे क्या हो गया है? हमारा थ्रोम्बस है, ठीक है, क्योंकि हमारा राइट वेंट्रिकल से जो भी ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू यहाँ पे लंग्स में आएगा। तो यहाँ पे अगर पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म डेवलप हुआ है तो ये ब्लड क्या नहीं आ पाएगा? आगे नहीं आ पाएगा। अगर आगे नहीं आएगा तो ग्रेडियंट डिफरेंस नहीं आएगा और ऑक्सीजन यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी में नहीं आएगी। तो पल्मोनरी आर्टरी में कोई भी डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा। आपको पता है यहाँ पे किस वजह से आता है? डिफ्यूजन की वजह से आता है। तो यहाँ पे डिफ्यूजन नहीं डेवलप हो पाएगा। तो डिफ्यूजन अगर नहीं डेवलप होगा तो हमारा क्या होगा? जो PaO2 है वो PaO2 क्या जीरो हो जाता है? डेफिनेटली नो, बिकॉज क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी आगे जाके कई जगहों से डिवाइड होती है। तो
जो दूसरी तरफ से पल्मोनरी आर्टरी होती है, तो वहां से हमारे को वहां पे बिल्कुल नॉर्मल होता है। तो ये जो हमारी एल्वुलाई है जहाँ पे ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे डिफ्यूजन होने से ऑक्सीजन आती है, तो यहाँ से ऑक्सीजन नहीं आती है बट यहाँ से ऑक्सीजन आती है। तो PO2 अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली PO2 डिक्रीज हो जाएगा, जीरो होने की बजाय वो डिक्रीज हो जाता है। और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इसी चीज को हम बोलते हैं हाइपोक्सीमिया। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, हाइपोक्सीमिया। एंड अल्टीमेटली ये क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड PO2 डिक्रीज होने की वजह से जो रेस्पिरेटरी फेलियर होगा उसको हम क्या बोलते हैं, टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर। तो एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे क्या हो जाता है, इंक्रीज डेड स्पेस, इंक्रीज डेड स्पेस with hypoxemia, with hypoxemia, with hypoxemia, with थर्ड चीज जो होती है कि ऑटोलाइसिस ऑफ द थ्रोम्बस। यहाँ पे ऑटोलाइसिस ऑफ द थ्रोम्बस की वजह से क्या होगा, प्लेटलेट सीरोटोनिन सिक्रीट होगा, एंड प्लेटलेट सीरोटोनिन क्या करेगा, अल्टीमेटली ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शंस करेगा। ओके, जो कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, रिलीज ऑफ द प्लेटलेट सीरोटोनिन। ठीक है, देन फोर्थ पॉइंट है राइट वेंट्रिकुलर इस्चीमिया डेवलप होगा। राइट वेंट्रिकुलर इस्चीमिया क्यों डेवलप होगा, इंक्रीज वर्कलोड की वजह से, क्योंकि राइट वेंट्रिकुलर फेलियर इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द मोर्टिलिटी ऑफ द, ये लाइन हमेशा याद रखना, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द मोर्टिलिटी इन ए पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की डेथ क्यों होगी, राइट वेंट्रिकुलर फेलियर की वजह से। ये राइट वेंट्रिकुलर के फेल होने की वजह से इसकी मोर्टिलिटी बनेगी। ओके, तो पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का मोर्टिलिटी क्यों हुआ ये अपने को पता होना चाहिए। देन एक चीज, फिफ्थ पॉइंट है हमारा, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बल्जिंग इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल causes decrease the filling, and decreased filling causes the decreased cardiac output, and ultimately क्या मिलेगा हमारे को, पल्सस पैराडॉक्सस मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे कार्डियक आउटपुट डिक्रीज मिलेगा, क्यों मिलेगा, ये सिंपल फंडा है। ठीक है, देन क्लिनिकल फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स में एज यूजुअल हमारे को क्या पता होना चाहिए, मोस्ट कॉमन सिम्टम इज CL, pulmonary thromboembolism is dyspnea, then chest pain, cough. Okay, most common sign is tachypnea with severe symptom, severe sign increased JVP with pulsus paradoxus, with pulsus paradoxus. Okay, investigations, इन्वेस्टिगेशंस को एक हम चार्ट से समझेंगे कि बेस्ट सिटी और ये सारी चीजें हैं, बट हम एक इन्वेस्टिगेशंस को बाय चार्ट समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक सस्पेक्टेड पेशेंट ऑफ द पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है, तो वो लो रिस्क और हाई रिस्क का हो सकता है। तो वो जो भी 7 पॉइंट्स हैं, तो वो एक बार हम वापस से रीजॉइन करते हैं, फिर मैं उन 7 पॉइंट्स को क्लियर करूंगा, फिर आपको बताऊंगा कि किस तरीके से लो रिस्क का पेशेंट बनेगा और हाई रिस्क का पेशेंट बनेगा। प्लीज रीजॉइन अगेन।